अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर्स पर तो हम बहुत बातें करते हैं। हम ये डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से बड़ी तेज़ी से दुनिया में आ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। लेकिन क्या उतनी ही तेज़ी से हम हार्डवेयर में तरक्की कर रहे हैं? हम जो रोबोट्स बना रहे हैं, क्या वो उतने ही फ्लेक्सिबल हैं और उतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर रोबोट्स दिखा रहा हूँ। ये वो रोबोट्स हैं जो कि मेटल से बने हुए हैं। जो कि मोटर से बने हैं, गियर बॉक्सेस लगे हैं, सिलेंडर्स लगे हैं और 200 सालों से हम तकरीबन ऐसे ही रोबोट्स बना रहे हैं। क्या हमें इनसे भी आगे नहीं जाना चाहिए? हमें ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो इंसान के हार्डवेयर से मिलते-जुलते हों। क्योंकि जब हम इंसान के दिमाग को नकल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स बना रहे हैं, तो क्या हार्डवेयर में भी हमें इंसान की बॉडी को नकल नहीं करना चाहिए या लाइफ को नकल नहीं करना चाहिए? हम जब भी मूवमेंट देते हैं किसी भी रोबोट को तो वो अमूमन मोटर्स की मदद से मूव करता है। मैं आपको यहाँ पर एक डीसी मोटर दिखा रहा हूँ जो कि 1821 में सबसे पहले एक बहुत बड़े साइंसदान ने डिज़ाइन की, जिनका नाम आप सबको पता है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने रोटेटिंग डीसी मोटर इजाद की और उसके बाद टेस्ला ने हमें पहली एसी मोटर भी दी। लेकिन डीसी मोटर को 1886 में कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया गया फ्रैंक जूलियन स्प्रेग ने। मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न मोटर्स दिखा रहा हूँ। लेकिन इन मोटर्स के मसाइल हैं और वो मसाइल ये हैं कि इन मोटर्स में वियर एंड टेयर होती है। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। इनमें से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक रोबोट में ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मशीन में ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ अरसे के बाद रोबोट में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और अगर वो शादीशुदा रोबोट है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि फिर उसे हर वक़्त झिड़कियाँ सुननी पड़ेंगी। लेकिन मोटरों के अलावा हम जब बड़े जहाज़ों की तरफ जाते हैं, मशीनों की तरफ जाते हैं जो मूव करते हैं, तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेलर इंजन्स लगे होते हैं। ये वो इंजन्स हैं जो कि उनके फैन्स को घुमाते हैं। जेट इंजन्स आपको जहाज़ों पर भी नज़र आते हैं जो कि एयर को डिस्प्लेस भी करते हैं और जहाज़ को लिफ्ट भी देते हैं। अब यहाँ पर भी मूवमेंट के लिए मशीनों का, मेटल की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको सबमरीन में दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप प्रोपेलर देख सकते हैं, तो वो जब घूमता है, तो सबमरीन आगे की तरफ जाता है और पानी को पीछे की तरफ पुश किया जाता है। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल लाइफ को देखते हैं, तो क्या हमें इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं? अगर एक मछली तैर रही है, तो क्या उसे किसी प्रोपेलर या मोटर की ज़रूरत है? वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी फ्लिप करती है, उसके पीछे टेल विगल करती है और वो आगे की तरफ जाती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसी किस्म के हैज़र्ड्स भी नज़र नहीं आते और इनमें वियर एंड टियर भी बहुत कम है। अगर किसी जगह कट आ जाए या कोई भी मसला हो तो आहिस्ता-आहिस्ता ऑटो हीलिंग, खुद ब खुद हील होने की, सेहतयाब होने की भी ख़ुसूसियत मौजूद है। आपका नहीं ख़्याल कि ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? ऐसी टेक्नोलॉजी को रोबोट्स में भी इस्तेमाल होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक ऐसा जहाज़ है जो कि मछली की तरह तैर रहा है, जिसके पीछे भी एक फ्लेक्सिबल दुम लगी हुई है, जिसके साइड पर भी लगे हुए हैं और वो बिल्कुल मछली की तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या ये एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं होगी? इसी किस्म की सुपीरियर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एमआईटी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है और उन्होंने सॉफ्ट मशीन्स बनाना शुरू कर दी हैं। मैं आपको यहाँ पर उनका पहला एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जो कि एक मछली है। उनका ये ख़्याल है कि इस मछली को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। इस मछली को अगर आप तैरते हुए देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी फ्लेक्सिबल टेल है जो कि आगे-पीछे हो रही है, पानी को हिला रही है। इस मछली पर एक कैमरा भी लगा हुआ है और अब इस मछली में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट मसल्स भी लगाए जा रहे हैं। इस मछली पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और समुद्रों में इसको छोड़ा गया है ताकि डाटा कलेक्ट किया जाए। जब शुरू-शुरू में इस मछली को बनाया गया, आर्टिफिशियल फिश को बनाया गया, तो इसमें आपको वही पार्ट्स नज़र आएँगे जो कि हमारी अमूमन मशीनों में हैं। आपको यहाँ पे मोटर्स भी नज़र आएँगी, पंप्स भी नज़र आएँगे और आपको वाटर फ्लशिंग सॉफ्ट टेल भी नज़र आएगी। लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता मूव कर रहे हैं सॉफ्ट मसल्स की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पर एक खामोश साइलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक मसल दिखा रहा हूँ। ये कोई मोटर नहीं है लेकिन ये मूव करता है और कैसे मूव करता है?
कैपेसिटर को आपने ज़हन में रखना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से ये मूव करता है। इसमें 2 सेट ऑफ शीट्स हैं और उनमें ऑयल भर दिया गया है और ऊपर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। जब वो इलेक्ट्रोड एनर्जाइज होते हैं तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, भींच जाता है और जब हम वो इलेक्ट्रोड हटा देते हैं तो ये दोबारा एक्सपैंड कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें तो एक कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन ये मूविंग पार्ट्स कैपेसिटर के तौर पे जाना जा सकता है। बहुत अरसे पहले एक साइंसदान लुई गैल्वेनी ने सबसे पहले 2 मेटल्स को जब जोड़ के मेंढक के टांगों के पास किया, टच किया, तो मेंढक की टांग में एक ट्विच हुई, मेंढक की टांग हिल गई और उसकी वजह यह थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर साइंसदानों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चीज़ों को मूव करवा सकती है। आज हम जब आर्टिफिशियल मसल बना रहे हैं तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का ही सहारा ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर MIT के मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा हूँ जो कि उन्होंने मछली पर किए उसका आर्टिफिशियल मसल बनाने के लिए। तो हमने पंप को रिप्लेस किया मसल के साथ और फिर हमने मछली की मुख्तलिफ किस्म की साख्त बनाई। क्योंकि हमने डाटा बहुत ज़्यादा लेना था इसलिए हमने बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज डिज़ाइन स्पेस ढूंढी और उसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियों को, उनकी शक्लें मुख्तलिफ थी, कोई लंबी थी, कोई चौड़ी थी, कोई ऊपर थी, कोई गोल थी, उनकी साइजेस को डिफरेंट किया गया, उनकी साख को मुख्तलिफ किया गया और उसके साथ साथ उनकी मूवमेंट्स को भी देखा गया और इन मसल्स को बीच में कनेक्ट करके हर मर्तबा डेटा लिया गया। उस डेटा को सॉफ्टवेयर में एनालाइज किया गया और देखा गया कि किस तरीके से मछली बेहतर तरीके से मूव कर रही है और फिर इन मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूव किया गया। मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ साइजेस की और मुख्तलिफ शेप्स की मछलियों में ये मसल लगाकर टेस्टिंग की जा रही है सॉफ्टवेयर में भी और फिर उनको रियल टाइम में सिमुलेट भी किया जाता है, उनको समंदरों में भी छोड़ा जाता है और हम किस तरीके से सॉफ्ट मसल को आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतर करते जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम माइक्रोस्कोपिक मसल, बहुत छोटे लेवल के मसल्स लैब में भी ग्रो कर रहे हैं और ये काम भी MIT में भी हो रहा है और भी बहुत सी लैब्स में हो रहा है। मसल को ग्रो करने का मकसद ये है कि हम बायोलॉजिकल रोबोट्स बना सकें और उसके साथ साथ ये मसल्स इंसान की बॉडी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फर्ज कीजिए कि किसी इंसान का एक मसल अगर डैमेज हो गया है तो मुस्तकबिल में उसको बड़े आराम से आर्टिफिशियल मसल्स लगा दिए जाएंगे और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। मैं आपको यहाँ पर लैब ग्रोन मसल्स दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि ये आर्टिफिशियल मसनूई प्रोटीन से बने हुए मसल्स हैं जो कि इंसान की बॉडी में भी लग सकते हैं और रोबोट्स में भी लग सकते हैं। आप अगर लैब ग्रोन मसल्स की सिमुलेशन देखना चाहते हैं तो ये एक सिमुलेशन है जिसमें 2 हाथ हैं और उसके साथ फिंगर्स हैं और यहाँ पर 4 मसल्स यूज हो रहे हैं और इन मसल्स को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जा रहा है ताकि वो एक चीज को उठा सकें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मसल इकट्ठे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, उस चीज को उठाते हैं, मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली और फिर उसे पिकअप कर लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें मशीनों को रीथिंक करने की जरूरत है क्योंकि इन बायोलॉजिकल अप्रेटिसेस के साथ हम मशीनों को बहुत अरसे तक चला सकते हैं और उनमें वियर एंड टियर बहुत कम होगी। लेकिन मेटल्स के जरिए और बहुत सी धातुओं के जरिए जिस तरीके से आज हम मशीनें बना रहे हैं ये अच्छा तरीका नहीं है मशीनें बनाने का, क्योंकि हमने कुदरत से सीखना है, हमने नेचर से सीखना है और नेचर ने आपको जो लाइफ की फॉर्म दी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।